हिंदी को चाहने वाले और हिंदी सीखने वाले सभी को मैं एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं पूरी की पूरी एक सीरीज लेकर आ रहा हूं, बहुत सी प्रस्तुतियां लेकर आ रहा हूं, जिसमें हम हिंदी के विषय में बात करेंगे कि हिंदी को अगर हमें अच्छी तरह से बोलना है, समझना है, तो किन किन सोपानों से होकर गुजरना पड़ेगा। इससे पहले मैंने वर्णों के ऊपर 4 प्रस्तुतियां दी थी, उसके बाद मैं शब्द विचार के ऊपर आया था। 4 प्रस्तुतियां जो थी मेरी वर्णों के ऊपर, विस्तार के ऊपर हमने उसके चर्चा की थी। उसके बाद चूंकि किसी भी भाषा की जो मूल इकाई होती है वो वर्ण होते हैं और वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं, इसलिए उसके बाद मैं शब्दों के ऊपर बात कर रहा हूं। इससे पहले वाली प्रस्तुति में मैंने विस्तार के साथ चर्चा की थी कि शब्दों के निर्माण के समय जब हम वर्णों को इकट्ठा करके लिखते हैं, वर्णों का योग करके लिखते हैं, एक शब्द बनाते हैं, तो किस तरह की परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। मैंने लगभग 5 एक समस्याएं वहां उस प्रस्तुति में उठाई थी और उनका समाधान आपके सामने प्रस्तुत किया था। अब ये मेरी शब्दों के ऊपर दूसरी प्रस्तुति है, जिसमें हम विस्तार से शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे। क्योंकि शब्दों का वर्गीकरण इस तरह से किया जाता है, लेकिन वर्गीकरण से पहले कुछ बातें मैंने यहाँ पर लिखी हुई हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। क्योंकि शब्दों को समझने के लिए हमें जो शब्दों की एक मूल व्यवस्था है उसको समझने की आवश्यकता होती है। तो उसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि जब हम किसी भाषा को बोलते हैं तो कई बार एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। अगर हम एक डिक्शनरी का अर्थ उसमें लेंगे तो शब्दकोश का अर्थ हम लेंगे तो कई बार अर्थ का अनर्थ हो सकता है। इसलिए शब्दों की मूल व्यवस्था को, शब्द किस तरह से व्यवहार करते हैं, इस चीज को समझने के लिए कुछ तथ्यों के ऊपर हमें विस्तार के साथ चर्चा करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं उन्हीं चीजों पर चर्चा करूंगा, उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले मैंने जो पहली बात यहाँ पर लिखी, आप यहाँ से शुरू कीजिएगा। भाषा में शब्द सीमित होते हैं और अर्थ असीमित होते हैं। देखें, शब्द जो शब्दकोश में हमें मिलते हैं उसके एक प्रिस्क्राइब अर्थ होते हैं, उसका हम अर्थ लेते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि कभी कभी एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं। कभी कभी वही शब्द अगर वाक्य में किस तरह से प्रस्तुत किया गया है उसका अर्थ कुछ और होता है और जो शब्दकोश का अर्थ है कुछ और होता है। तो किस तरह से हम इसको देखते हैं, जैसे कई बार हम देखते हैं कि एक ही शब्द है उसके कई अर्थ निकलते हैं। तो ये सबसे पहली जो बात यहाँ पर कही गई, मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे मैं लिखूं कर, छोटा सा अर्थ है जिसका अर्थ हम लेते हैं, हाथ से लेते हैं, लेकिन आप देखें इसके अर्थ कितने निकलते हैं। जैसे कर टैक्स के लिए भी आता है। अब हमने वाक्य में किस तरह से इसको प्रयोग किया है, इसलिए इसका अर्थ हम उसी तरह से लेंगे। ये नहीं जैसे पर, पक्षी के पर को भी पर कहते हैं, मेज पर गिलास पड़ा है उसको भी पर कहते हैं। तो इस तरह से शब्द सीमित होते हैं, सिर्फ डिक्शनरी के अर्थ के माध्यम से हम किसी भी वाक्य का अर्थ नहीं निकाल सकते। इसलिए शब्दों का जो विज्ञान है उसको समझने की आवश्यकता होती है। तो शब्द सीमित होते हैं, अर्थ कई तरह के उसमें निकलते हैं। और इसके साथ ही जुड़ती हुई जो दूसरी बात है, शब्दों का निर्माण तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, हम कहते हैं कि इंग्लिश में सिर्फ अंकल होता है। अंकल कोई भी अपना बाहर से कोई भी आए, अपने घर का जो नाम माता पिता ना हो, और भी कोई अंकल आंट, यही उनको कहते हैं। तो चूंकि अगर हम भारतीय परिवेश की बात करें तो प्रत्येक रिश्ते के लिए हमारे पास एक शब्द है। जैसे फॉर एग्जांपल चाचा, ताया, मामा इत्यादि कई शब्द हैं हमारे पास। तो लेकिन जब हम इंग्लिश की बात करते हैं उनके पास हमें एक अंकल शब्द मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो उन रिश्तों को नहीं समझते हैं, उनको पता है कि ये रिश्ता क्या है, लेकिन चूंकि मैंने जैसे कहा कि शब्दों का निर्माण तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होता है। तो परिस्थितियां ऐसी कि वहां पर एकल परिवार व्यवस्था थी, तो लोग जो बाहर से आता था उन सभी को अंकल कहते थे। हमारे भारत में जो था सामूहिक परिवार रहते थे और हर एक रिश्ते के लिए हमें एक शब्द की आवश्यकता थी, तो हमने एक तरह से एक शब्द गढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि इंग्लिश में है स्नो और आइस। हम देखते हैं कि इन दोनों शब्दों का अर्थ को एक विशेष अलग अलग अर्थ में लेते हैं। स्नो का अर्थ वो जानते हैं कि वही होगा जो स्नोफॉल होगा, जो बर्फ गिर रही होगी, और आइस का अर्थ वो होगा जो फ्रिज में जमी हुई होगी। तो दोनों का अर्थ भिन्न भिन्न है, लेकिन हमारे पास भी तो शब्द हैं। एक हिम, जहां हम बर्फ कहते हैं, और एक हिम कहते हैं।
हम हिमपात भी कह देते हैं, बर्फबारी भी कह देते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये कि चूंकि हिंदी का विकास दिल्ली के आसपास हुआ, वहां पर हिमपात का कोई इतना पता नहीं था। हिम शब्द जो संस्कृत से हमारे पास आया, क्योंकि संस्कृत एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती थी, इसलिए वहां पर हिम का शब्द था, वही वहां से हमारे हिंदी में ये शब्द आया। और चूंकि हिंदी जो थी वो दिल्ली और मेरठ के इसके आसपास इलाकों में विकसित हुई, वहां पर बर्फ के विषय में उसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी, इसलिए हमारे पास वो शब्द नहीं आ पाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि शब्दों का निर्माण तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, और शब्द में कई बार भाषा में शब्द सीमित होते हैं, और उनका जो हम अर्थ लेते हैं वो अर्थ हम परिस्थितियों के अनुसार वाक्य में उसके प्रयोग के अनुसार लेते हैं। हम सिर्फ शब्दकोश के अर्थ को ग्रहण करके किसी भी वाक्य का अर्थ सही ढंग से हम नहीं निकाल सकते हैं। तो ये जो भाषा शब्दों की हम बात करते हैं, तो उससे पहले जब तक हम वाक्य में पहुंचे, उससे पहले हमें किसी भी भाषा की इस बेसिक चीज के ऊपर हमें ध्यान देना होगा। और तीसरी जो बात मैं शब्द के विषय में कहना चाहता हूं वो भाषा में पर्यायवाची, इसका क्या अर्थ है। हम पर्यायवाची लेते हैं, जैसे मैंने अर्थ के आधार पर जहां कहा कि पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसके विषय में मैं अभी चर्चा करूंगा। लेकिन क्या वास्तव में किसी का कोई पर्याय हो सकता है, ये एक विचार करने वाली बात है, एक बहुत एक गूढ़ विषय है। जैसे मैं यहां पर कुछ शब्द अगर लिखूं, मैं एक शब्द लिखता हूं जल, नीर, पानी। अगर हमें पानी का पर्यायवाची देना होगा, जल, नीर, अमृत इत्यादि, यही हम इसके पर्यायवाची देंगे। लेकिन जब हम इसका पर्टिकुलर अर्थ लेने की कोशिश करते हैं कि इसका विशेष अर्थ क्या होगा, जब हम जल कहते हैं तो हम हमेशा क्या कहेंगे, गंगा जल। हम गंगा नीर नहीं कहेंगे, हम गंगा पानी भी नहीं कहेंगे, तो गंगा जल ही उस समय कहेंगे। और जब हम नीर की बात करते हैं, हम गंगा नीर नहीं कहते, हम यह भी नहीं कहते कि नाली में नीर बहता हुआ जा रहा है, प्रयोग अशुद्ध सा महसूस होता है, उस समय हम कहेंगे जो नाली में पानी बह रहा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, जब हम जल की बात करते हैं, अर्थ तो इसका पानी है, लेकिन ये एक पवित्रता का द्योतक है, ये पवित्रता को दर्शाने वाला शब्द है। यानी कि जो पवित्र चीज, पानी जो पवित्र होगा, जिसमें हमारी आस्था होगी, अगर ऐसे जल का प्रदर्शन करना है तो जल उसके लिए आएगा। इसी तरह नीर जो स्वच्छ होगा, साफ होगा, वो कहीं का भी होगा, उसको हम नीर कहेंगे, और पानी तो कोई भी हो सकता है। तो इस तरह से हमने इसी तरह मैं एक और लेता हूं, महिला, नारी। जैसे जब ये दो शब्द लिए, जब हम पर्यायवाची की बात करते हैं तो महिला, नारी, इसके पर्यायवाची एक दूसरे के समझे जाते हैं। लेकिन अब हम कभी भी नहीं कहते नारी कर्मचारी, कभी नहीं कहते, हम महिला कर्मचारी कहते हैं। और जब अबला की बात होती है तो कहते हैं अबला नारी, अबला महिला नहीं कहते। क्यों? क्योंकि इसका एक विशेष अर्थ निकलता है, जो सशक्त है वो महिला है, और अबला के साथ हमेशा नारी जुड़ेगा, अबला स्त्री नहीं जुड़ेगा, अबला जो महिला नहीं जुड़ेगा। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि इसका अर्थ ये नहीं कि हम पर्यायवाची पढ़ाना बंद कर दें। पर्यायवाची उसके होते हैं जिससे किसी के भी व्यक्ति के शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं पर्यायवाची, तो पर्टिकुलर जो शब्द विशेष रूप से किसी वाक्य में कहां पर प्रयुक्त करना है, उसके लिए एक उसका पर्यायवाची ही होगा, लेकिन विशेष शब्द होगा। अर्थात हमें किस, विशेषकर कविताओं में, हमें किस शब्द का प्रयोग करना है। अगर उस शब्द के अतिरिक्त हम किसी अन्य पर्यायवाची का प्रयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि हमारी जो भाव है वो पूरी तरह से उभर कर सामने नहीं आ रहे हैं। तो शब्दों के विषय में ये तीन बातें, जब भी हम शब्द विचार करें तो ये तीन बातें हमेशा हमें याद रखनी चाहिए। एक ये है कि भाषा में शब्द सीमित होते हैं और अर्थ जो होते हैं वो असीमित होते हैं। उसके बाद शब्दों का निर्माण तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, और उसके बाद भाषा में पर्यायवाची, इस पर सोचना पड़ेगा। पर्यायवाची हम ये नहीं कह सकते कि
किसी भी शब्द का प्रयोग हम कहीं भी कर लेंगे, चाहे वह पर्यायवाची एक दूसरे के क्यों ना हो, क्योंकि विशेष अर्थ बताने के लिए हमें विशेष शब्द का प्रयोग करना होगा। तो ये तीन चीजें जो हैं, जब भी हम शब्दों का वर्गीकरण या शब्द विचार करें और शब्दों की भूमिका के ऊपर हमें कम से कम इन जो तीन चीजें हैं इनको अपने मन मस्तिष्क में रखना होगा। फिर हम किसी भी भाषा के अच्छी तरह से समझ पाएंगे, उसको अच्छी तरह से प्रयोग कर पाएंगे। तो ये थी कुछ बातें जो भाषा के आगे जाने से पहले मैं आपसे करना चाहता था। तो तीन चीजें जो ये कि भाषा में शब्द सीमित होते हैं और अर्थ असीमित होते हैं। शब्दों का निर्माण तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होता है और भाषा में पर्यायवाची देखते तो हैं, लेकिन भाषा में किसी भी शब्द का प्रयोग, चाहे वो पर्यायवाची आपस में हो, उसका जिस वाक्य में जो पर्यायवाची चाहिए, जो शब्द चाहिए वही होगा, उसकी जगह उसका पर्यायवाची अगर हम प्रयोग करेंगे तो सही ढंग से हम अपने भावों को, विचारों को दूसरों के सामने प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। अब आती है बात शब्दों का वर्गीकरण की। तो इस तरह से मैंने दो बातें आपसे अभी तक की। एक तो यह कि जब हम वर्णों को मिलाकर शब्द बनाते हैं तो उसमें किस तरह से वर्णों को एक साथ लिखने में हमें परेशानी आती है, वो सारी की सारी चर्चा इससे पहले वाली प्रस्तुति में मैंने आपसे की थी। और जब मैं अब शब्दों के वर्गीकरण की आपसे बात कर रहा हूं तो मैंने उससे पहले ये तीन बातें आपके सामने रखी हैं कि ये तीन बातें जब तक हमारे दिमाग मन मस्तिष्क में नहीं होंगी तब तक हम अपनी भाषा में सही शब्द का जो चयन है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे हम शब्द विचार करेंगे, शब्दों का वर्गीकरण। तो हिंदी भाषा की यहां तक बात है तो शब्दों का अलग अलग ढंग से वर्गीकरण किया गया है। कहां कहां से हमारे पास ये शब्द आए, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, व्युत्पत्ति कैसे हुई, तो ये चीजें थोड़ा जानना आवश्यक है हिंदी भाषा सीखने के लिए। तो सबसे पहले जो हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं वो है व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर। ये व्युत्पत्ति या रचना क्या है? तो सबसे पहले इस चीज को हम लेंगे नंबर 1, व्युत्पत्ति के आधार पर हम इसके भेद करते हैं रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ से क्या तात्पर्य है? तो व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के तीन भेद हो जाते हैं। रूढ़ क्या है? अर्थात कोई भी शब्द जिसके लिए वो प्रयुक्त होता है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसका अर्थ अलग अलग नहीं किया जा सकता, तो उसको कहते हैं हम रूढ़ शब्द। जैसे मैं कहूं कलम, हम इसको तोड़ेंगे तो इससे कुछ नहीं निकला। क, ल, म, तीन जो हमारे वर्ड है, अगर उसको भी तोड़ेंगे तो क हलंत प्लस अ ऐसे करेंगे, उसके बाद प्लस ल हलंत प्लस अ, उसके बाद म हलंत प्लस अ, ये करेंगे। तो इसको तोड़कर ये शब्द पूरा का पूरा रूढ़ है, एक शब्द प्रयुक्त तो होता है, इसका यही अर्थ है, इसके आगे पीछे हम नहीं जा सकते। तो उसका विशेष रूप से वही अर्थ निकले जो शब्दकोशीय अर्थ है, तो उसको हम रूढ़ कहते हैं। दूसरा यो शब्द है यौगिक। यौगिक अर्थात जो दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे मैं लिखूं विद्यालय, इसको हम तोड़ेंगे तो विद्या प्लस आलय। अब देखेंगे कि योग हुआ दो शब्दों का, विद्या प्लस आलय। दो शब्दों का जब ये योग हुआ तो उससे एक शब्द बना। ये यौगिक है जो विद्यालय के लिए प्रयुक्त होता है। इसको हम अलग अलग अर्थ में नहीं लेते हैं, इन दोनों शब्दों को मिलाकर जब हम बात करते हैं तो उसको हम यौगिक कहते हैं। तीसरा अगर मैं कहूं हिमालय, अगर हम देखें योग रूढ़ के बना तो ये दो शब्दों से, हिम प्लस आलय, योग हुआ है, लेकिन इसके लिए किसका अर्थ क्या निकलता है? पर्वत है जो सबसे ऊंचा है, हिमालय पर्वत। तो शब्द तो दो शब्दों के योग से बना, लेकिन रूढ़ किसके लिए हो गया है? मैं कहूं नीलकंठ, दो शब्द से बना, नील प्लस कंठ, समास हुआ यहां पर, लेकिन प्रयुक्त किसके लिए हो रहा है? शंकर भगवान के लिए।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि योग रूढ़ वह शब्द होंगे जब दो शब्दों को मिलाकर बनता है, लेकिन किसी एक विशेष अर्थ के लिए वो प्रयुक्त होता है, उसको हम योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो ये था भेद रूढ़ व्युत्पत्ति के आधार पर। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, ये तीन तरह के शब्द भेद हो जाते हैं। रूढ़ वह एक शब्द है, वो एक डिक्शनरी का उसका शब्दकोशीय अर्थ है, उसका हम लेते हैं। यौगिक है जो दो शब्दों को मिलाकर बना है, तो फिर कहीं जाकर उसका हम एक अर्थ लेते हैं। और उसका योग रूढ़ वह है जो दो शब्दों को मिलाकर तो बना, लेकिन हर एक शब्द का हम अलग अर्थ नहीं लेते, उसके लिए पर्टिकुलर जो विशेष अर्थ जो हमारे मन में बैठ चुका है हम वही लेते हैं। तो ये हो गए व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा जो हमारा है, उसके बाद अब हम लेंगे ये दूसरा उत्पत्ति के आधार पर। पहले हो गया व्युत्पत्ति के आधार पर। अब आगे देखने को लगता है व्युत्पत्ति और उत्पत्ति एक जैसे हैं, लेकिन इसका वर्गीकरण में थोड़ा सा अंतर है। इसके जैसे चार भेद तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। भाषा जो है वो निरंतर बहती चली जाती है और वो एक तरह से निरंतर उसमें कुछ ना कुछ जुड़ता चला जाता है। हिंदी भाषा का जो विकास हुआ हम जानते हैं कि वैदिक संस्कृत से चलकर लौकिक संस्कृत, लौकिक से पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर शौरसैनी जो अपभ्रंश थी उसमें से खड़ी बोली का विकास हुआ, हिंदी का विकास हुआ। तो चूंकि ये संस्कृत से निकल कर आई थी, तो ऐसे बहुत से शब्द हैं जो संस्कृत में भी हैं और हमारे हिंदी में उनका वैसा का वैसा ही प्रयोग जो है वो होता है। तो ऐसे कई शब्द हैं। तो ऐसे संस्कृत में से जो शब्द हैं उनका प्रयोग अगर जैसे प्रातः काल हम करते हैं, जैसे संस्कृत में इसी तरह से प्रयुक्त होता है, हिंदी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जो संस्कृत के शब्द वैसे के वैसे प्रयुक्त होते हैं उनको हम तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद तद्भव वह हैं जो संस्कृत से तो आए लेकिन हिंदी तक पहुंचते पहुंचते उनमें कुछ ना कुछ बदलाव आ गया। जैसे मैं कहूं दुग्ध, और हिंदी में आकर दूध बन गया। इसी तरह मातृ, माता, पितृ, पिता, भ्रातृ, भाई, अर्थात संस्कृत से तो ये शब्द निकले लेकिन कुछ बदलाव के साथ ये हिंदी में भी प्रयुक्त होने लगे। इसके बाद देशी शब्द हैं। देशी शब्द कौन से होते हैं? देशी शब्द से ये तात्पर्य है कि जो हमारी जो लोकल भाषाएं हैं, जो हमारे हिंदी एक विशाल क्षेत्र में बोली जाती है और वहां से कुछ ऐसे शब्द हैं वहां से जो निकल कर आए और वो आकर हमारी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे, तो उनको मिलाकर ये देशी शब्द बनते हैं। ऐसे कई शब्द हो सकते हैं जो हो सकता है कि बिहार के आसपास ब्रज भाषा में, अवधी भाषा में बोले जाते हों और वो आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लगे हों। इसी तरह जो विदेशी शब्द हैं वो कौन से शब्द हैं? जो विदेशों में बोले जाते थे लेकिन उनको हमने स्वीकार कर लिया है और आज हम उनका हिंदी में प्रयोग भी करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर कहते हैं, उसके बाद रेल कहते हैं, रेल को हमने स्वीकार कर लिया। हॉस्पिटल कहते हैं, अस्पताल। टीचर कहते हैं, बोलते हैं हम टीचर भी, लिखते भी हैं। इस तरह से कई शब्द हैं जो आज हमारे विदेशी शब्द हैं लेकिन हमने उन्हें हिंदी में स्वीकार कर लिया है। तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द, ये इनका वर्गीकरण है। इसके पश्चात अब हम तीसरा वर्गीकरण लेंगे। ये जो प्रयोग के आधार पर हमारे पास दो तरह के शब्द आते हैं, सार्थक और निरर्थक। ये सार्थक और निरर्थक क्या है? अधिकतर शब्द सार्थक होते हैं, उनका प्रयोग होता है, उनका कुछ ना कुछ अर्थ निकलता है, लेकिन आगे जाकर निरर्थक क्या है? जैसे कई बार हम दूध शुद्ध आपने पी लिया, वो काला कलूटा है, वो गोरा चिट्टा है, चलो चिट्टा का तो अर्थ निकलता है,
तो इस तरह के जो शब्द है, सार्थक शब्द कोई भी शब्द, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जितने भी ये शब्द होते हैं मैक्सिमम सार्थक होते हैं, उनका कोई ना कोई अर्थ निकलता है। लेकिन कई बार सार्थक शब्दों के साथ हम क्या करते हैं, उनको जोड़कर यूं ही कुछ शब्द बोलते हैं। काला कलूटा, जैसे मैंने आपसे कहा, काला का तो अर्थ है, लेकिन जब हम दोनों का कलूटा, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन शब्दों के साथ हम इसको जोड़कर लिखते हैं। इसी तरह से गोल मटोल, मटोल, गोल का तो अर्थ है, मटोल भी वैसे मोटा से बना है, लेकिन यूं ही इसके साथ प्रयुक्त होने लगा तो इसका अर्थ कोई नहीं है। तो इस तरह के भी जो शब्द हैं हमारे पास, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, वो भाषा में प्रयुक्त होते हैं। इसलिए यह भी जानना भाषा की दृष्टि से अनिवार्य होता है। उसके बाद हम लेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर हमारे पास पर्यायवाची होते हैं, एकार्थक होते हैं। अनेकार्थक, विलोम इत्यादि। पर्यायवाची क्या है? इससे हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। लेकिन पर्यायवाची के विषय में मैंने जैसे आपसे पहले भी आरंभ में कहा कि क्या भाषा में पर्यायवाची कहे जाएं? ऐसा नहीं है कि हम इनको पढ़ाना बंद कर दें। पर्यायवाची तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष अर्थ होता है, जो विशेष बात को कहने के लिए प्रयुक्त होता है, या विशेष परिस्थिति को कहने के लिए, विशेष चीज को दिखाने के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन फिर भी पर्यायवाची होते हैं। पर्यायवाची आप सभी जानते हैं, जैसे कोई एक जल है, मैंने लिखा था पानी, नीर, अंबु, तोय इत्यादि कई शब्द उसके हो सकते हैं। कोई भी आप लोग धरती, पृथ्वी, जितने मर्जी शब्द बना दे, दिवाकर, सूरज, दिनकर, कितने शब्द हैं सूरज के। इसी तरह से कई पंकज, जलज, नीरज इत्यादि कई तरह के शब्द पर्यायवाची होते हैं। एकार्थी अर्थात जिनका एक ही अर्थ होता है, रूढ़ अर्थ होता है, कलम है, एक ही अर्थ है। तो अनेकार्थी क्या है? कई ऐसे शब्द भी हैं हमारे पास, जैसे मैंने आरंभ में आपसे बात की, उसके एक ही शब्द के कई अर्थ निकलते हैं। तो जैसे कर के विषय में मैंने, कर हाथ भी होता है, कर टैक्स भी होता है। पर किसी चीज के ऊपर होना अधिकरण कारक, और उसके बाद पर यानी पक्षी के पर। तो इस तरह से अनेकार्थक शब्द होते हैं। और विलोम के विषय में मैं इस पर विस्तार से चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये चीजें अधिकतर जो हिंदी थोड़ी बहुत जानता है वो इसके विषय में जानता है। तो विलोम शब्द यानी कि दिन का रात, जैसे सुबह का शाम, इससे क्या होता है कि इससे किसी भी व्यक्ति के एक तरह से उसके शब्द भंडार में वृद्धि होती है और भाषा को अच्छी तरह से सीख सकता है। तो अर्थ की दृष्टि में हम क्या करते हैं? पर्यायवाची, एकार्थक, अनेकार्थक और विलोम शब्द, इस तरह से इनका वर्गीकरण करते हैं। उसके बाद आगे है हमारा प्रकार क्या। इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। प्रकार क्या, प्रकार होता क्या है? प्रकार क्या होता है? प्रकार से मेरा तात्पर्य यह है कि यूं तो शब्द होते हैं, कोई भी शब्द है स्वतंत्र है, लेकिन जब वह वाक्य में प्रयुक्त होता है वो पद का रूप ले लेता है। यानी कोई ना कोई वो प्रकार करता है, कोई ना कोई वो फंक्शन करता है। जैसे मैं लिखूं वह घर जाता है। अब अगर मैं इसका एक तरह से करें, वह सर्वनाम शब्द है, जब मैं इसकी जगह नाम कोई लिख दूं, राम घर जाता है। अब आप देखेंगे ये पुल्लिंग है, कर्ता है, एक वचन है, घर है, ये कर्म है, ये संज्ञा भी है। घर को जाता है, ये कर्म है, संज्ञा है, एक वचन है, जाता है क्रिया है, इत्यादि पुल्लिंग है। कई चीजें हम इसमें से निकाल सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अगर हम इनको अलग अलग रखेंगे, राम घर जाता है, तो क्या होगा कि ये अपने आप में शब्द हैं। लेकिन जैसे ही ये वाक्य में प्रयुक्त हुए, जैसे ही इनका वाक्य बना, तो ये पद के रूप में आ गए। और जो पद होता है वो कोई ना कोई फंक्शन करता है, उसका कोई ना कोई प्रकार होता है। उसका जो प्रकार होता है, उस आधार पर भी हम क्या करते हैं? शब्दों के भेद करते हैं। शब्द कोई संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, क्रिया हो सकता है, और क्रिया विशेषण हो सकता है,
तरह से ये 5 चीजें हो सकती हैं। मैं समय आने पर इन पर अलग अलग से भी अगले मेरी प्रस्तुतियों पर जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण इत्यादि के ऊपर हम विस्तार से भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये थोड़ी सी चर्चा, क्योंकि शब्दों के साथ ये जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हुए निकलना चाहता हूं। बाद में इन सभी पर पूरा एक एक प्रस्तुति इन सभी के ऊपर मैं अलग अलग से दूंगा। तो जब हम किसी वाक्य में किसी शब्द को प्रयुक्त करते हैं तो वो संज्ञा हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण हो सकता है। तो इसमें विकारी और अविकारी कहां से आ गए? तो विकारी ये है कि कई बार जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन आता है। जैसे वह से हम इसको वे कर देते हैं, बहुवचन में कर देते हैं। उसके बाद लड़का, अगर स्त्री होगी तो लड़की, लड़के ज्यादा हैं तो लड़के, लड़कियां ज्यादा हैं तो लड़कियां। कहने का तात्पर्य यह है कि कहीं ना कहीं इन शब्दों में विकार आता है, ये परिवर्तित हो जाते हैं, और जो परिवर्तित होते हैं उनको हम विकारी कहते हैं। और इन्हीं में जो जिनमें परिवर्तन नहीं आता, विशेषकर क्रिया विशेषण जो होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं आता, तो जैसे धीरे धीरे है, धीरे, जल्दी, इसी तरह से चाहे ये स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, या एक वचन होगा, बहुवचन होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो जब इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो हम इन्हें अविकारी शब्द कहेंगे। तो इस तरह से विकारी और अविकारी के आधार पर भी हम इनकी चर्चा करते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है वो पद का रूप ले लेता है, फिर वो किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रकार्य करता है, कोई ना कोई फंक्शन करता है। या तो वो संज्ञा होगा, या वो सर्वनाम होगा, या वो विशेषण होगा, या वो क्रिया होगा, या वो क्रिया विशेषण होगा। तो उसके आधार पर भी हम इन शब्दों का भेद करते हैं। इनके ऊपर जो संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, इनके ऊपर विस्तार से चर्चा मैं आने वाली अपनी प्रस्तुतियों में करूंगा। आज के लिए जो मेरा था विशेषकर शब्दों के वर्गीकरण के माध्यम से आपको यह बताना कि शब्द क्या है और उनका वर्गीकरण हम किस तरह से करते हैं, और शब्दों का मूल रूप क्या है। और 3 चीजें जो आरंभ में मैंने आपसे कही थी कि शब्दों का निर्माण तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार होता है, भाषा में शब्द सीमित होते हैं और अर्थ असीमित होते हैं, और भाषा में क्या पर्यायवाची पर चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये तो 3 बेसिक बातें किसी भी भाषा की मैंने आपसे कही थी। मेरा इस पर चर्चा करने का विचार था जिससे कि शब्दों के विषय में आप विस्तार से जान सकें। और इसी तरह से उसके बाद वर्गीकरण, जो 5 तरह से मैंने आपके सामने वर्गीकरण प्रस्तुत किया, ये जो 5वां वर्गीकरण था इसके ऊपर विस्तार से एक एक की चर्चा की जाएगी, लेकिन वो आने वाली जो मेरी प्रस्तुतियां होंगी उसमें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।